फ्लूइड स्टैटिक्स। तो सबसे पहली बात आपको याद होगी, जब मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ फ्लूइड, तो इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, क्या क्या? एक लिक्विड और गैस। क्योंकि इन दोनों के अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, लिहाजा ये आपके पास कहलाएंगे क्या? फ्लूइड कहलाएंगे। अच्छा, जब आप बात करते हैं फ्लूइड की, तो हमें सबसे पहली क्वांटिटी जो हमारे ध्यानों में आती है वो है क्या? प्रेशर। फॉर्मूला में याद है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट होता था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप क्या भी लिखते थे? पास्कल। ऐसा यूनिट है। अदरवाइज आपने सेकेंड ईयर फिजिक्स में प्रेशर के बहुत सारे यूनिट पर रखे, जैसे एटीएम भी होता है, सेंटीमीटर ऑफ मर्करी भी है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी है, जिसको आप टॉर्क का नाम देते हैं। हाँ, क्योंकि नॉर्मली फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में ऐसे यूनिट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। जब आप बात करेंगे लिक्विड्स की, तो हम ये कहते हैं कि लिक्विड्स में दो तरह के प्रेशर होते हैं। एक कहलाता है प्रेशर exerted on liquid। ये और हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। प्रेशर exerted on liquid, वो प्रेशर जो आप लिक्विड पर एक्सर्ट करते हैं, उस प्रेशर की खास बात यह है कि उसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है। अगर आज एक कंटेनर में लिक्विड मौजूद है और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर लेट से एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिसको आप नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू इस पॉइंट पर होगी, वही वैल्यू इस पॉइंट पर भी होगी, वही वैल्यू इस पॉइंट पर भी होगी, और वही वैल्यू यहां भी होगी, इवन वही वैल्यू यहां पर भी होगी। क्यों? प्रेशर एक्सर्टेड ऑन लिक्विड के बारे में हम जुमला इस्तेमाल करते हैं, इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज लिक्विड्स आर प्रैक्टिकली इनकंप्रेसिबल। आप लिक्विड्स को जो है वो कंप्रेस नहीं कर सकते। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल। जो लिक्विड होते हैं, क्योंकि वो कंप्रेस नहीं हो सकते, लिहाजा आप उनकी अपर सरफेस पे जो प्रेशर लगाएंगे, वो ऊपर से नीचे तक एज इट इज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। एक होता है प्रेशर एक्सर्टेड ऑन लिक्विड, जो दूसरा प्रेशर है जिसको हम नाम देते हैं क्या? प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। अभी जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड है, इसका फॉर्मूला आपको याद है? किसके बराबर होता था? रो जी एच के। जहां पे रो का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एक्स का मतलब है डेप्थ। जब मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं डेप्थ, तो इसका मतलब समझ लीजिए, हाइट और डेप्थ में फर्क है। हाइट हमेशा नीचे से कहा जाएगी, ऊपर। जब मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा डेप्थ, तो डेप्थ हमेशा ऊपर से कहा आएगी, नीचे। यानी इन 5 पॉइंट में सबसे ज्यादा डेप्थ किसकी है? जो लास्ट वाले की है। और सबसे कम डेप्थ किसकी है? जो टॉप मोस्ट है। क्योंकि डेप्थ हमेशा ऊपर से नीचे आया करती है। अब ये जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेप्थ के। और अगर मैं जी की बात कर लूं, तो उसके भी डायरेक्ट, जहां पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी, वहां पर प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पर टोटल प्रेशर निकालना चाहूं, लेट्स से ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा उसके दो हिस्से होंगे। एक होगा प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड, और एक होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। अगर मैं इसकी डेप्थ को h मान लूं, तो एक इस पॉइंट पर वो प्रेशर आएगा जो लिक्विड ने लगाया है, एक वो प्रेशर होगा जो लिक्विड पर लगा है। तो किसी भी पॉइंट पर जो टोटल प्रेशर होगा वो इन दोनों का सम हुआ करेगा। ठीक। लिक्विड के प्रेशर में हमें दो बातें याद होनी चाहिए, कि एक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, एक है प्रेशर एक्सर्टेड ऑन लिक्विड। ऑन लिक्विड हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। जबकि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। जैसे डेप्थ चेंज होगी, वैल्यू जो है वो बदल जाएगी।
अब जब आपने जुमला ये इस्तेमाल किया कि लिक्विड्स आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल, तो आपके जहन में जो लॉ आया वो था पास्कल्स लॉ या पास्कल्स प्रिंसिपल। वो ये कहता हूं कि जितना प्रेशर आप लिक्विड पे अप्लाई करते हैं, लिक्विड वो प्रेशर तमाम डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट करता है, ठीक है, अनडिमिनिश्ड, यानी विदाउट माइन्यूट चेंज। अगर यहां पर प्रेशर आपने 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगाया, तो यहां भी 10 होगा, यहां भी 10 होगा, इधर भी 10 होगा, इधर भी 10 होगा। इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कितनी डेप्थ उसके ऊपर है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड डेप्थ के साथ बदलना है, लेकिन ऑन द लिक्विड कभी चेंज नहीं होता। इस पास्कल्स प्रिंसिपल को बुनियाद बनाकर आपने कुछ मशीन्स बनाई जिनको हम नाम देते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स का। Hydraulic machines are the machines which works on the principle of Pascal's principle. अब Pascal's principle जिन हाइड्रोलिक मशीन्स पर अप्लाई होता है, कुछ के नाम आपको पता है, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट या जैक ऐसी मशीन है जो आपने देख रखी है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो गाड़ी की सर्विस करवाने जाएंगे, आप गाड़ी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी करता है, ठीक, जो वॉशर है वो क्या करेगा, वो जाएगा, एक छोटा सा लीवर होगा, उसको पुल करेगा, नतीजे में एक बड़ा सा सिलेंडर निकलेगा, गाड़ी को लिफ्ट कर देगा। दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसी तरह गाड़ियों में होता है स्क्रू जैक। आप स्क्रू जैक रखते हैं, उस पर हाथ से फोर्स लगाते हैं, स्क्रू रोटेट करता है, गाड़ी लिफ्ट हो जाती है। इसके मतलब एक होता है हाइड्रोलिक। आपने हाइड्रोलिक जैक गाड़ी के नीचे रखा, एक छोटा सा लीवर होगा, बटन होगा, उसको प्रेस किया, वो गाड़ी को क्या कर देगा, लिफ्ट कर देगा। गाड़ियों के अंदर या जो ट्रक्स होते हैं, ट्रेलर्स होते हैं, उनके अंदर हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम भी होता है। अब ये सब चलेगा कैसे वो देखेंगे। फिलहाल शुरू से आखिर तक जो बातें ध्यान में रहनी है आपके। नंबर वन, जब मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ फ्लूइड, तो इसका मतलब है बोथ लिक्विड एंड गैस। जब आप बात करेंगे प्रेशर की, तो बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये प्रेशर हमारी जिंदगियों में हर जगह इन्वॉल्व है, यानी इस रूम में भी एक प्रेशर है, इस रूम के बाहर भी एक प्रेशर है, आपके ब्लड में भी एक प्रेशर है, ठीक। और ये सब कुछ जो है वो एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आप कह सकते हैं, ठीक। अगर बाहर का प्रेशर बढ़ जाए तो चीजें क्रश हो जाए, अंदर का प्रेशर बढ़ जाए तो चीजें एक्सप्लोड हो जाए। यानी इसी को थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ा दें, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाजार से एक लेस का पैकेट लेके आए, तो उनमें सबसे ज्यादा क्या चीज होती है, हवा, ठीक है। इसमें आप किसी भी कोई शक नहीं है कि आप लेस का पैकेट लाएंगे ना, उसमें चिप्स से ज्यादा क्या होगी, हवा होगी। अगर आपका अभी रिसेंट फ्यूचर में कभी बाय एयर ट्रैवल करने का इत्तेफाक हो, तो ये करके देखिएगा। लेस का पैकेट लीजिएगा, उसको अपने साथ लगेज में डाल के, हैंड कैरी में डाल के ले जाइए, और जब जहाज टेक ऑफ कर ले, उसका वो पैकेट अपने सामने रख दीजिए। जैसे जैसे जहाज का एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, हमें पता है हाइट के बढ़ने का मतलब है डेप्थ क्या हो रही है, कम, तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है, तो जो लेस के अंदर जो प्रेशर है वो उसके मुकाबले में ज्यादा है, तो नतीजा क्या निकलता है, वो गैस एक्सपेंड होती है। कुछ कुछ बॉयज लॉ की तरह है कि अगर बाहर प्रेशर कम हुआ तो गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी, ताकि अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। वो जो पैकेट है ना, वो फुटबॉल की तरह नजर आएगा। अब अगर आपने एंजॉय किया और आप देखते रहे, तो हो सकता है वो फट भी जाए। इसको कहते हैं एक्सप्लोजन। चीजें एक्सप्लोड क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है। इसका ऑपोजिट क्या होता है, इम्प्लोजन, इम्प्लोड, ठीक है। शायद आपने एक टर्म पहली दफा फर्स्ट ईयर में बताया था, एक बड़ा सैड इंसिडेंट हुआ था ओशन के, सबमरीन वाला। उसमें बच्चों ने पहली दफा टर्म शायद सुनी होगी, वो इम्प्लोड हुई। इम्प्लोड का क्या मतलब है, जब आप समंदर के अंदर जा रहे हैं, तो आपके ऊपर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो बढ़ता जा रहा है, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि डेप्थ क्या हो रही है, बढ़ रही है। चीजें क्या हो जाती है, क्रश हो जाती है, जिसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्या, इम्प्लोड। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, आजकल मोबाइल्स में एक IPX रेटिंग होती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 68 बहुत कॉमन है, जिसका मतलब है वाटर रेजिस्टेंट,
ठीक, आजकल एक नई आती है IP69 है, उसमें ये है कि जो जेट ऑफ वाटर है बहुत प्रेशर से आ रहा है, वो उसको भी सस्टेन कर लेगी। आप फोन को पानी के अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक, लेकिन हर कंपनी रेंज बताती है। अगर एप्पल कहता है कि आप 5 मीटर तक चले जाइए 1.5 घंटे के लिए, सैमसंग कहता है आप 1 मीटर चले जाइए आधे घंटे के लिए। मैं सिर्फ ऐसे टेंटेटिव वैल्यूज बता रहा हूँ, फैक्चुअल नहीं होगी शायद ये। लेकिन वो बताने क्या चाह रहे हैं कि जब आप 1 मीटर पानी में जाएंगे तो एक डेप्थ है, एक प्रेशर होगा। डिवाइस की जो एयर लॉकिंग है या वाटर प्रूफिंग है, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो 1 मीटर डेप्थ के प्रेशर को क्या कर सकती है, सस्टेन। अगर आपने प्रेशर 2 मीटर या डेप्थ 2 मीटर कर दी, तो प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि इसकी जो सील है वो ब्रेक हो जाएगी और पानी इसके अंदर चला जाएगा। ठीक, रिस्ट वॉचेस में होता है, नॉर्मली रिस्ट वॉचेस में आपको नजर आएगा 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। वो 300 मीटर क्या है, वो 300 मीटर ये है कि आप पानी में 300 मीटर की डेप्थ में चले जाइए। इसकी वाटर प्रूफिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आप डेप्थ को 400 मीटर कर देंगे तो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इन सारी चीजों का ताल्लुक किससे है, प्रेशर से। इन सारी चीजों का ताल्लुक जो है वो प्रेशर से है। लिक्विड में हमने क्या किया, प्रेशर दो तरह के हैं, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन लिक्विड है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड है। इस बाय लिक्विड के लिए ध्यान में रखिएगा, ये बाय लिक्विड प्रेशर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो कंटेनर की बेस है इसका कुछ एरिया होगा, ये जितना लिक्विड यहाँ मौजूद है इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, वो सारा वेट इस बेस के ऊपर लग रहा है। तो वेट इज फोर्स। वो बेसिकली क्या बन गया, फोर्स अपॉन एरिया, जिससे आपने फॉर्मूला ड्राइव किया था क्या, रो जी एच। अगर थोड़ा सा याद दिलाने के लिए लिख दूं, आप कहते थे ये है वेट अपॉन एरिया। वेट किसके बराबर होता है, एम जी। शायद आपको याद है मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि हमें पता है डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का मतलब है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और शायद क्योंकि आप तो सारे इकेट वाले, प्रिज्म ज्योमेट्री में उस शेप को कहते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन हमेशा क्या रहता है, सेम। अगर कोई ओ लेवल्स करके आ रहा है तो उन्होंने मैथ्स के अंदर ये चीज बहुत तफसील से पढ़ी है। 3D ऑब्जेक्ट का जब वॉल्यूम निकालना होता है तो उसका तरीका ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय थर्ड डायमेंशन। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका क्रॉस सेक्शन हमेशा क्या रहेगा, सेम, अगर आपको उसका वॉल्यूम चाहिए ना, तो आप इसके क्रॉस सेक्शन को उसकी हाइट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। शायद आपको याद आएगा आपने काइनेटिक गैस इक्वेशन ड्राइव की हुई है, तो वहां पर आपने कहा था कि एरिया ए है और ये लेंथ एल है, तो वॉल्यूम कैसे निकाला था, ए इंटू एल। क्योंकि क्रॉस सेक्शन सेम है, उसे लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहां पर अगर क्रॉस सेक्शन ए है और ये पूरी लेंथ एच है, तो आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम की जगह लिख देंगे ए इंटू एच। ए से ए कैंसिल, यहां से फॉर्मूला आया था रो जी एच। डेफिनेटली एप्टीट्यूड में डेरिवेशन तो नहीं आनी, लेकिन डेरिवेशन से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि लिक्विड प्रेशर लगा क्यों रहा है, क्योंकि लिक्विड का एक वजन है जो एक्ट करेगा, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। और सबसे आखिरी जिक्र हमने किया है किसका, पास्कल्स प्रिंसिपल, कि लिक्विड ट्रांसफर्स अप्लाइड प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन अनडिमिनिश्डली। और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज लिक्विड्स आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल। आप लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते। जब ये सब नोट कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हाइड्रोलिक मशीन्स कैसे चलती हैं।
लिफ्ट कर देती है। वो पूरे सिलेंडर को क्या करेगी, लिफ्ट करेगी, और फिर वो सिलेंडर गाड़ी को क्या कर देगा, लिफ्ट। ठीक, मैं एक दफा समराइज कर दूं। तमाम हाइड्रोलिक मशीन्स में आप दो सिलेंडर्स देंगे, दोनों सिलेंडर के डायमीटर में या क्रॉस सेक्शन एरिया में स्लाइड डिफरेंस है। यहां जो पिस्टन है वो A1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर कितना है, A2। मैंने इधर एक फोर्स लगाई F1, F1 को A1 से डिवाइड किया, जहां मिल गया प्रेशर। ये प्रेशर से मैंने फोर्स का फॉर्मूला बना दिया। अब ये प्रेशर, क्योंकि प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड है, यहां पर भी पी होगा, यहां पर भी पी होगा, इवन यहां पहुंचेगा तब भी क्या होगा, पी। इस प्रेशर से एक फोर्स जनरेट होगी, तो मैंने कहा प्रेशर बराबर है F2 अपॉन E2, तो मैंने F2 का फॉर्मूला बना दिया। तो मैंने कंपैरिजन बताया क्या, अगर P 100 और एरिया 1, तो मैंने फोर्स कितनी लगाई थी, 100। अब अगर P यहां पर 100 है तो P यहां पर भी क्या होगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड है, और ये है A2, A2 है लेट्स से 50, तो आंसर क्या आएगा 5000। तो हम ये कह रहे हैं आपने 100 न्यूटन लगा के जनरेट कितना कर दिया, 5000 न्यूटन। अब उसकी मिसाल क्या थी, गाड़ी का सर्विस स्टेशन, गाड़ी के नीचे जो स्क्रू जैक आप रखते हैं उसमें फोर्स लगाते हैं, वो सीधा हाइड्रोलिक जैक में भी होता है, लीवर होगा, पुल करेंगे, पुश करेंगे, और वो पूरी गाड़ी को क्या कर देगा, लिफ्ट। आप डेफिनेटली अपने हाथ से जो फोर्स लगा रहे हो वो बहुत कम है, लेकिन जो गाड़ी का वजन है, क्योंकि नॉर्मल गाड़ी का मास जो है वो कोई 3000 kg 4000 kg तो होता होगा, अगर लेट से वो 4000 kg है, तो न्यूटन में वो तकरीबन 40,000 न्यूटन बन जाता होगा। यानी आप कितनी मामूली सी फोर्स लगा रहे हैं, और वो कितनी फोर्स जनरेट कर रहा है, कितने मैसिव ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर देता है। चेयर्स में देखा होगा कि आपके घर में स्टडी चेयर है, रिवॉल्विंग चेयर है, कंप्यूटर चेयर है, उसमें क्या होता है, नीचे हाइड्रोलिक लगा हुआ होता है। आप लीवर को पुल करें या पुश करें तो वो आपको भी क्या कर देता है, लिफ्ट कर देता है। यानी वो कितनी फोर्स जो है वो जनरेट कर सकता होगा। ठीक, अब अगर मैं पास्कल्स प्रिंसिपल की बात करूं तो बताइए, ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा F1 अपॉन A1, या ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा F2 अपॉन A2? दोनों बराबर होंगे। इतनी देर से ये समझा रहे कि प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड हमेशा सेम है, तो इसका मतलब F1 अपॉन A1 किसके बराबर है, F2 अपॉन A2। ये पास्कल्स प्रिंसिपल कहलाता है, जैसे आपने हाइड्रोलिक मशीन बनाई। इसका मतलब है F1 अपॉन F2 बराबर है किसके, A1 अपॉन A2। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रेशियो। डायरेक्ट रेशियो क्यों, ये F1 है तो ये A1 है, ये F2 है तो ये A2 है। इसका क्या मतलब है, A1 बढ़ेगा F1 बढ़ेगा, A1 कम होगा F1 कम होगा। बात सही में आ रही है। ये जो कुछ आपने पढ़ा, ये सब का सब आपके पास कहलाता है क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिसको हाइड्रोलिक जैक भी कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट सिलेबस में नहीं है, पहले मैट्रिक में जब आप मशीन्स पढ़ते थे वहां पे हुआ करता था, तो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए। यहां पर अगर आप एक रिजिड रूफ लगा दें तो ये बन जाएगा हाइड्रोलिक प्रेस। क्यों, अगर आपने यहाँ पर कोई सॉफ्ट मटेरियल रखा और यहाँ पर फोन लगाई, तो ये पिस्टन जाएगा ऊपर, वो ऑब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म और इस सीलिंग के बीच में सैंडविच हो जाएगा। अब जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा ऑब्जेक्ट, इनके दरमियान स्क्वीज होगा और प्रेस होता जाएगा। इसको कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक, अपने बात नोट कर लीजिए।
तो कर दिया। अच्छा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन और आप चाहते हैं आप उसको होल्ड करें, तो कितनी फोर्स डालेंगे? 10 न्यूटन। बस 10 न्यूटन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपवर्ड की। क्यों? क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? दोनों को क्या है? पर एक बात है, अगर इस मार्कर का वजन 10 न्यूटन है तो मुझे इसे होल्ड करने के लिए कितनी फोर्स लगानी है? 10। कभी ऐसा होता है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट अपने हाथ पे रखा और आपका हाथ नीचे चला जाए? बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो बैग्स रखे हुए हैं, ठीक है, चले, ये तो बिल्कुल ही खाली बैग है ना, अपने स्कूल के बैग रिकॉल कीजिए। ठीक है, यानी बहुत सारी अम्माओं को तो लगता था बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी क्योंकि वो जो बैग उसने इतना बड़ा लटकाया हुआ है। अगर आप उस बैग को अपनी हथेली पे रखेंगे, पाम पे, तो आपका हाथ नीचे जाएगा। उसका रीजन क्या है? कि अगर बैग का वेट है लेट से 25 न्यूटन, तो आपका हाथ जो है वो 25 न्यूटन लगा नहीं पा रहा, तभी वो कहाँ गिर जाएगा? नीचे। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करना है तो मुझे उतनी ही फोर्स लगानी है जितना उसका वेट है। अब हमने एक काम किया, हमने जिस रूम में आप खड़े थे उस रूम को पूरा पानी से भर दिया। जैसे ही आपने इसको पानी से भरा, आपको ऐसा फील होने लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो हल्का हो गया। क्यों हल्का हो गया? क्योंकि लिक्विड्स जब प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब वो क्या भी एक्सर्ट करते होंगे? फोर्स। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर क्योंकि डेप्थ कम है, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा? कम, क्योंकि प्रेशर क्या है? कम। यहां पर डेप्थ ज्यादा है, तो उसका मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा, तो यहाँ पे फोर्स भी क्या होगी? ज्यादा। तो एक डिफरेंस ऑफ फोर्स क्रिएट हो जाएगा अपर फेज में और लोअर फेज में। उन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल लूं तो उस फोर्स को नाम दिया जाता है क्या? अपथ्रस्ट। उस फोर्स को आप क्या नाम देते हैं? अपथ्रस्ट। नाम से डायरेक्ट थ्रस्ट कहते हैं पुश को, फोर्स को। अपथ्रस्ट का मतलब है अपर डायरेक्शन। अब इस अपथ्रस्ट से होगा क्या? अगर लिक्विड ने लेट से अपथ्रस्ट एक्सर्ट किया 7 न्यूटन का, मुझे ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए कितनी अपवर्ड फोर्स चाहिए? 10। उस 10 में से 7 किसने लगा दी? लिक्विड है। तो मुझे सिर्फ कितनी लगानी पड़ेगी? 3। नदिया के निकलेगा। मैं पहले 10 न्यूटन लिफ्ट कर रहा था, अब मुझे लगेगा मैं सिर्फ कितना लिफ्ट कर रहा हूं? 3 न्यूटन। तो मुझे लगेगा ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो गया? कम। लेकिन क्या ये फिजिकल चेंज है? फिजिकल का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट को पानी से बाहर निकालने तो क्या 3 न्यूटन लगाने पड़ेंगे? नहीं, फिजिकल चेंज नहीं। ये किसके वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ अब्सर्स ऑफ द लिक्विड। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। When an object is partially or wholly immersed in a liquid, it loses its weight. लेकिन this loss is apparent, फिजिकल चेंज नहीं है। It loses its weight. अब कितना वेट लूज करेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा उसने कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस किया। क्यों? क्योंकि हम अपथ्रस्ट का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो है अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अपथ्रस्ट बराबर होता है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, और वेट का मतलब होता है एम जी, और एम का मतलब होता है रो इनटू वी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अपथ्रस्ट, रो वी जी। अब जरा समझिएगा वो क्या। अगर आपने ऑब्जेक्ट को वाटर में इमर्स किया, लेट्स से इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है 4 क्यूबिक मीटर। मैंने ऑब्जेक्ट सिर्फ सरफेस पे रखा है, क्या ये कोई वाटर डिस्प्लेस करेगा? नहीं। अगर ये वाटर डिस्प्लेस नहीं करेगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना होगा? 0। याद रखिएगा ये जो v है ना, दिस v इज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। क्यों? मुझे चाहिए वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब रो और जी तो हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट। अगर डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, आप पूरा वाटर लें, ये सैंपल लें, इस कोले का पानी लें, सबकी डेंसिटी क्या है?
सेम। जी की वैल्यू सबके लिए 9.81 है। चेंज क्या हो रहा है? v। कैसे? अभी मैंने ऑब्जेक्ट को पानी पे सिर्फ रखा है, इसने कोई वाटर डिस्प्लेस नहीं किया, तो इस पर प्लस कितना होगा? 0। अगर ये ऑब्जेक्ट आधा पानी में चला गया तो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा? ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है? 4। अगर ये आधा पानी में गया तो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा? 2। तो अब जो अपथर लगेगा वो किसके हिसाब से लगेगा? 2 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर के हिसाब से। अगर ये ऑब्जेक्ट पूरा पानी में चला गया तो कितना डिस्प्लेस करेगा? 4। अब मुझे एक बात बताइए, जितनी देर ये ऊपर से नीचे गिरता रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड 4 से कम हो जाएगा, 4 ही रहेगा, 4 से बढ़ता जाएगा? सेम रहेगा। क्यों? ऑब्जेक्ट जितनी जगह लेगा सिर्फ उस जगह की वाटर को डिस्प्लेस करेगा। ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जा रहा है तो ये बीच वाला रीजन खाली होता जा रहा है, नहीं। जब ये ऑब्जेक्ट यहां आया तो ये फिल हो जाएगा, जब ये ऑब्जेक्ट और नीचे जाएगा ये ऊपर वाला फिल हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट जब वाटर में कंप्लीटली इमर्स हो जाता है तो क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस की वैल्यू चेंज होती है? सेम रहती है। सेम। तो फिर अपथर्स की वैल्यू कंप्लीट इमर्स होने के बाद बढ़ेगी, कम होगी, हमेशा सेम रहेगी? सेम रहेगी। ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ जाए, अपथर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तभी हम ये मानते हैं कि ऊपर से नीचे आने में अपथर्स कांस्टेंट रहेगा, प्रोवाइडेड दैट ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इमर्स्ड। क्योंकि जब वो कंप्लीटली इमर्स हो गया तो अपथर्स हैज बिकम मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। देखिए मैं इसको समझाने के लिए एक मिसाल दूं। आपने सबमरीन का नाम सुना हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी इस्तेमाल किया था, ओशन गेट वाला। सबमरीन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? पानी के अंदर भी चलती है, पानी के ऊपर भी चलती है। अब प्रॉब्लम है, एक टर्म जिसको आप कहते हैं कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। वो बॉडीज जिनका वेट ज्यादा होता है और अपथ्रस्ट कम होता है, दे सिंक, डूब जाती है। क्योंकि वेट ज्यादा है, सही लिखा है, वेट ज्यादा है, अपथ्रस्ट कम है, वो क्या कर जाएगी? सिंक। फॉर एग्जाम्पल निडल, सुई, बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, नहीं बहुत हल्का है, पानी में रखे डूब जाता है। क्यों? निडल वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पा रही। नतीजा क्या निकल रहा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज वेरी स्मॉल, सो अपथर्स एक्टिंग ऑन इट इज वेरी स्मॉल। इतना स्मॉल है कि वेट उससे ज्यादा लगने लगता है। नतीजा क्या निकलता है? वो डूब जाती है। लेकिन पानी के बड़े बड़े जहाज जो क्रूज होते हैं, वो क्रूज इतने बड़े होंगे कि उनके अंदर जो है वो हंड्रेड्स ऑफ रूम होंगे, उनमें पूल्स बने होंगे, उनमें शॉपिंग मॉल, सिनेमा भी बने हुए होते हैं। अब वो इतना बड़ा क्रूज पानी में चल रहा है। क्यों? आप क्रूज को अगर थोड़ा विजुअलाइज करें तो उनको फ्रंट से कुछ बनाया जाता है। क्यों? ताकि जब वो पानी में आए तो दे डिस्प्लेस एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर। जब वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करते हैं तो उनके अपथर्स की वैल्यू भी क्या होती है? ज्यादा। इतनी ज्यादा होती है कि वो उनके भारी वजन को भी जो है वो क्या करती है? बैलेंस करती है। कोई बात समझ में आ रही है? लेकिन जब ऑब्जेक्ट सबमरीन की बात कर रहे थे, सबमरीन का वजन क्या ही किया। अब ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो अंदर जाए तो आप बोलेंगे वेट ज्यादा है, वो ऊपर आया आप बोले उसका वेट कम हो गया? उसको आप रन टाइम में तो नहीं बदल सकते ना। क्या होता होगा? जितनी भी सबमरीन होती है उनकी बॉडी में ये जैकेट्स होती हैं जिनको अंदर वाटर फिल किया जाता है। अब सबमरीन पूरी पानी में है, उसने वाटर को डिस्प्लेस कर रखा है, ठीक। तो अपथर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक। अगर मैं इन टैंक को भर दूं तो वजन क्या हो जाएगा? ज्यादा। नदियां क्या निकलेगा? ये सिंक कर जाएगी। अब ये चलेगी पानी की तह में। अब सबमरीन को आना है ऊपर, तो इनमें से पानी बाहर निकालना। कौन सा इस्तेमाल करें? अभी थोड़ी देर पहले प्रेशर की बात कर रहा था। ये बताइए पानी का प्रेशर ये वाला ज्यादा होगा या जो बाहर समंदर का पानी है उसका प्रेशर ज्यादा होगा? समंदर का। अब डेप्थ में मौजूद है, तो अगर मैं यहाँ से कोई वैल्व ओपन कर दूं तो क्या ये पानी कभी बाहर जा सकता है? नहीं। क्या किया जाता है? हॉट गैसेस। आप हॉट गैसेस इंजेक्ट करते हैं इतने प्रेशर से कि ये पानी बाहर चला जाएगा। जब ये पानी बाहर चला गया तो अब सबमरीन का वेट क्या हो गया? कम। नदियां क्या निकलेगी? कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। तो बात समझ में आ रही है? यानी सबमरीन का जो मूव करना है उसका ताल्लुक अपथर से तो है,
लेकिन जब ऑब्जेक्ट एक दफा कंप्लीटली इमर्ज हो गया, वो जितना वाटर डिस्प्लेस कर चुका था वो कर चुका, अब थ्रस्ट नहीं बदल सकता। आप किसको बदलते हैं? वेट को। उसे नीचे लेके जाना है, टैंक में पानी भर दे, वजन बढ़ जाएगा, वो कहाँ चली जाएगी? नीचे। उसको ऊपर लाना है, टैंक को खाली कर दे, वेट कम हो जाएगा, अब थ्रस्ट के मुकाबले में ये कहाँ चली जाएगी? ऊपर जाएगी। क्या बातें समझ में आ रही है? अब ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये अप्लाई किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ सॉलिड बॉडीज में, जो कि वाटर इनसॉल्युबल है। क्यों? अगर ऑब्जेक्ट वाटर सॉल्युबल हुआ तो उसका वजन वक्त के साथ साथ क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। ठीक, तो हमें ये वाली बात पता होनी चाहिए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप ऑब्जेक्ट को वाटर में इमर्स करते हैं तो लिक्विड उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का वजन हमें कम होता हुआ फील होता है। अब एक सवाल, शायद फर्स्ट टाइम आपने कभी टेस्ट में भी देखा हो, इस ऑब्जेक्ट का वजन है 25 न्यूटन, मैंने इसको एक लिक्विड में इमर्स किया, तो इसके ऊपर जो अपसर लगा वो लगा 15 न्यूटन। बताइए मुझे इसका वजन कितना फील होगा? 10। क्यों? ये 25 है, ये कितना है? 15। इसमें से क्या करते हैं? माइनस। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए आई जस्ट नीड 10 न्यूटन। क्यों? क्योंकि 10 और 15 मिलके क्या बना देंगे? 25 बना देंगे। ठीक, अपने बात नोट करेंगे।
तो एक आखिरी बात सुनने जाने से पहले, ये जो कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी था, ये हमने लिक्विड के लिए बताई। अगर आप बात करेंगे एयर की, एयर में भी तो बॉडीज फ्लोट करती हैं। एयर की डेंसिटी होती है तकरीबन 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। आपकी किताब में गालिबन उन्होंने से 1.2 ली हुई है एट एसटीपी। इसका क्या मतलब है? अगर आप एयर का 1 क्यूबिक मीटर लेंगे तो उसका मास होगा 1.2 केजी, तो उसका वजन कितना होगा? तकरीबन 12 न्यूटन। अगर मैं जी की वैल्यू को क्या मान लूं? 10। इसका मतलब क्या होगा? आज एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम हो 1 क्यूबिक मीटर और उसका वजन हो 12 न्यूटन, तो उस पर लगने वाला अपथल उसके वेट के एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? बराबर। तो समझा मैंने क्या कहा? एयर की डेंसिटी है 1.2 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। आसान बातों में एयर का 1 क्यूबिक मीटर लेंगे तो उसका वजन होगा 12 न्यूटन। ठीक है। हमें पता है अपथ्रस्ट, जिसको आप फोर्स ऑफ ब्योंसी या बॉइंट फोर्स भी कहते हैं, वो बराबर होती है रो वी जी के। जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप डिस्प्लेस करेंगे उसका वजन निकालने वो अपथ्रस्ट है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर ऑब्जेक्ट 1 क्यूबिक मीटर एयर को डिस्प्लेस करेगा तो वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस कितना होगा? 12 न्यूटन। अगर बॉडी का वजन भी 12 है तो इसका मतलब है कि वो फ्लोट कर रहा है। लेकिन अगर बॉडी का वजन हुआ 20 न्यूटन तो वो ऊपर से कहाँ आएगा? नीचे। कोई बात समझ में आ रही है? हाँ। एयर के अंदर जब आप बात करते हैं फोर्स ऑफ बेयोंसी की, वो फोर्स जो बॉडी को एयरबॉर्न करवाए या हवा में सस्पेंड करवाए, तो उसके लिए हमने एक सिंपल सा बेंचमार्क ध्यान में रखा हुआ है कि अगर 1 क्यूबिक मीटर एयर है तो उसका वजन है 12 न्यूटन। अगर 2 क्यूबिक मीटर एयर हो तो 24, तो इसका मतलब 24 न्यूटन का ऑब्जेक्ट भी सस्पेंड हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट 3 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर को डिसलोकेट करे तो इसका मतलब उस पर अपना कितना लगेगा? 36 न्यूटन का। अब अगर उसका वेट 36 न्यूटन है तो वो सस्पेंड होगा, वो फ्लोट करेगा। ठीक। हमें वैल्यूज जो है वो ध्यान में रखते हैं। यहां से इंशाल्लाह अगली क्लास में रिज्यूम करेंगे। अच्छा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने मोमेंटम पढ़ लिया था, मेरे ध्यान में था कि आज से कोई 2 बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ये मोमेंटम की वर्कशीट थी। आप सबको देख के खुशी हुई, इसलिए मैंने नया चैप्टर लिया।